चलिए सही हो गया। अच्छा, आज हमारे पास लास्ट केस स्टडी है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि एक ऑफिस का नेटवर्क बना हुआ है यहाँ पे। तो लेकिन जो एम्प्लॉयज़ उनके जो रिमोट ऑफिस में बैठे हुए हैं, जो कि हेडक्वार्टर से बाहर जो ऑफिस बने हुए हैं, वो लोग वेब एप्लीकेशंस एक्सेस नहीं कर पा रहे, जो कि बेसिकली हेडक्वार्टर्स के सर्वर से पड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा है, और सब के सब एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। तो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें यहाँ पे, सिम्टम ये है कि अली एक एम्प्लॉय है यहाँ पे, जो अली अपना कॉर्पोरेट जो वेब पेज है उसका, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा अपने रिमोट ऑफिस से लैपटॉप के ऊपर। तो ये जो कॉर्पोरेट वेब पेज होते हैं, तो ये चाहे तो इंटरनेट पे ना भी रखें, ये अपने सर्वर के ऊपर रख सकते हैं। तो अक्सर होता है कि हमने इसमें कॉर्पोरेट वेब पेज अगर ओपन करने हैं तो हम खाली यहाँ पे कोई नेम लिख देते हैं यहाँ पे, तो वेब ब्राउज़र के ऊपर आप जाके ऐप सर्वर लिख दो, तो आपका कॉर्पोरेट वेब पेज ओपन हो जाता है हमारे पास। तो इसका मतलब कि आपके पास अपना ही डीएनएस सर्वर यहाँ पे होना चाहिए, जो कि इसको खुद से ट्रांसलेट कर रहा होगा। तो ये एक फुल फ्लेज वेबसाइट नहीं है। तो इसकी वजह क्यों उनकी वेबसाइट नहीं, हम चाहते हैं कि दुनिया में हर बंदा एक्सेस ना कर सके, जो कि ऑफिस के इंटरनेट के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर हो, खाली वो इनकी वेबसाइट एक्सेस कर सके और बाहर के लोग ना एक्सेस कर सके यहाँ पे, इनके इसके अंदर काफ़ी सर कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। जी जी सर मुझे लगा 2:10 पे क्लास है, आप ज़रा रिपीट कर लेंगे। जी, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, हमारे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे पास एक ऑफिस का नेटवर्क है यहाँ पे। तो एक हमारे पास हेडक्वार्टर्स होते हैं, एक ऑफिस होता है यहाँ पे। तो अब जो हेडक्वार्टर ने क्या किया हुआ है, उन्होंने कुछ ना अपनी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे। तो अगर आपने वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेस करना हो, तो हम क्या करते हैं कि रिमोट ऑफिस में बैठ के खाली हम ब्राउज़र में जाके ये लिखेंगे यहाँ पे ऐप सर्वर। तो नॉर्मली आपके पास पूरे ऑफिस का यहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह, अपने सारे डेटा बेसिस वगैरह यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। तो आपके पास हर चीज़ आ जाएगी, इतनी सेल्स हो गई हमारी, इतना फाइनेंशियल बजट है वगैरह वगैरह। अच्छा, इसकी ये प्रॉपर वेबसाइट नहीं है। ये अगर आप चेक करो यहाँ पे, तो इनकी जो एप्लीकेशन की जो वेबसाइट है यहाँ पे, ये प्रॉपर वेबसाइट नहीं है। क्यों? इसके एंड पे तो .com या .pk कुछ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये ऐसी वेबसाइट है खाली ऑफिस के सर्वर ने होस्ट की हुई है, और जो लोग ऑफिस के नेटवर्क के ऊपर हैं या ऑफिस के सबनेट के ऊपर जो लोग हैं, खाली वही एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो बाहर के लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटरनेट के ऊपर होस्ट नहीं की हुई, बल्कि अपने इंटरनेट के ऊपर यहाँ पे होस्ट की हुई है यहाँ पे। तो ये इस तरह के अंदर एक सॉफ्टवेयर यहाँ बनाया हुआ है, एप्लीकेशन बनाई हुई है यहाँ पे, इसको लोग यूज़ करते हैं। और फिर मैंने कहा कि जो अली है, वो आज यहाँ क्या उसके साथ प्रॉब्लम क्या आ गई कि वो अब कॉर्पोरेट वेब पेज एक्सेस नहीं कर पा रहा है यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर, ये इंटरनेट के ऊपर वेब पेज एक्सेस नहीं कर पा रहा। और बाकी सब एम्प्लॉयज़ के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है, जो कि रिमोट ऑफिस में। तो रिमोट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ नहीं एक्सेस कर पा रहे, लेकिन हेडक्वार्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पे। और हिस्ट्री के हमारे पास प्रॉब्लम की, यहाँ पे कुछ हार्डवेयर अपग्रेड वगैरह हुआ था यहाँ पे हेडक्वार्टर के अंदर भी, रिमोट ऑफिस में भी लास्ट मंथ। तो कुछ छोटे मोटे यहाँ पे चीज़ें अपग्रेड यहाँ पे हुई हैं, प्रीवियसली लास्ट मंथ में यहाँ पे अपग्रेड हुई हैं। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि पहले हम यहाँ पे ओवरऑल डायग्राम देखते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे, ये इनके पास ओवरऑल यहाँ पे ये पूरा नेटवर्क यहाँ पे डायग्राम है। तो सपोज करो कि ये आपका जो है, ये लेफ्ट साइड पे ये आपके पास रिमोट ऑफिस है यहाँ पे, और जो राइट साइड पे जो है, ये आपके पास बेसिकली हेडक्वार्टर है यहाँ पे। तो जो हेडक्वार्टर है बेसिकली कराची में होते हैं अक्सर। तो अगर हम बैंक्स की बात कर लो या बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करो, उनके हेडक्वार्टर सारे कराची में होते हैं, लेकिन रिमोट ऑफिस उनके हो सकता है कि इस्लामाबाद में हो यहाँ पे। लेकिन फिर ये लोग क्या करते हैं कि इस्लामाबाद के एम्प्लॉयज़ भी कराची का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, जो मेन का प्राइमरी सर्वर है, थ्रू ये नेटवर्किंग जो इनकी हुई है यहाँ पे। तो इस तरह से इनकी ओवरऑल डायग्राम बनती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रिमोट ऑफिस, ये हेडक्वार्टर में राउटर लगा हुआ है यहाँ पे, और एक आपके पास रिमोट ऑफिस के ऊपर यहाँ राउटर लगा हुआ है। तो ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे जो रिमोट ऑफिस है यहाँ पे, इसका एक अपना यहाँ पे डीएनएस सर्वर पड़ा हुआ है। तो इसका अपना डीएनएस सर्वर है, इसको हम सेकेंडरी डीएनएस सर्वर कहेंगे, प्राइमरी नहीं है ये, सेकेंडरी है। एक तरह से इसकी हायरार्की नीचे है, जो कि इस वाले सर्वर से यहाँ पे। तो उसको समझ लो कि मास्टर डीएनएस सर्वर है और ये स्लेव डीएनएस सर्वर है। तो यानी कि एक्चुअल जो रिकॉर्ड होता है सारा का सारा इसके पास होता है, लेकिन ये जो आपका स्लेव डीएनएस सर्वर है, जो कि हायरार्की में से नीचे आता है, वो यहाँ से अपने आप डेटा यहाँ पे अपडेट कर लेता है, यहाँ से आपस में चेंज करके अपने आप को, अपनी एंट्रीज अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो बेसिकली इस डीएनएस सर्वर को यूज़ कर रहे होंगे,
और जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ होंगे हेडक्वार्टर के, वो अपने वाले डीएनएस सर्वर को यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। तो ये हर कोई अपने अपने जो क्लोजेस्ट डीएनएस सर्वर है वो उसको यहाँ पे यूज़ कर रहा होगा। तो इस तरह से ये नेटवर्क यहाँ पे बना हुआ है। फिर अगर हम यहाँ पे चेक करें तो आप देखो कि अली के जो आईपी एड्रेस की यहाँ पे स्कीम है, वो बेसिकली ये स्कीम है 172.16.16. समथिंग। तो आप देख सकते हो कि यही स्कीम यहाँ भी चल रही है और यही स्कीम हेडक्वार्टर में भी चल रही है। तो आपके पास ऑलमोस्ट ये पूरे का पूरे को हम कह सकते हैं कि एक ही नेटवर्क है बेसिकली, क्योंकि कोई डिफरेंट सबनेट्स नहीं बनने, बल्कि टोटल एक ही सबनेट एक तरह का। तो हम इस पूरे के पूरे होल को एक सबनेट यहाँ पे कह सकते हैं कि आईपी स्कीम यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। तो बेसिक हम यहाँ पे राउटर का वर्ड यूज़ करें, लेकिन इस राउटर का काम बेसिकली यहाँ पे ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट स्विच वाला काम है यहाँ पे। तो बहुत सेम आईपी स्कीम दोनों साइड पे यहाँ पे चल रही है। अच्छा, तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि अली नहीं एक्सेस कर पा रहा है एप्लीकेशन सर्वर को, जो कि बेसिकली ये आईपी पे है। तो इस सर्वर के ऊपर ये कॉर्पोरेट की सारी वेबसाइट यहाँ पे होस्ट हुई है। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जब अली यहाँ पे खोल के लिखता है यहाँ पे कि HTTP और यहाँ पे लिखता है कि ऐप सर्वर, तो जब ऐप सर्वर लिखेगा तो DNS जो होगा यहाँ पे बेसिकली ये जो DNS यहाँ पे आएगा वो बताएगा कि ऐप सर्वर का बेसिकली IP एड्रेस जो है यहाँ पे वो आपके पास 172.16.16.200 है यहाँ पे। उसके बाद फिर आप इस IP को एक्सेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे कॉर्पोरेट वेब पेज आ जाया करेगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे फिलॉसफी है। तो सिंपल सी इनकी यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कि हम क्या करते हैं, हम पहले जाते हैं अली के कंप्यूटर के ऊपर। तो अली के कंप्यूटर पे जाके हम वायरसॉफ्ट को ऑन करते हैं और फिर हम ये वेबसाइट ओपन करते हैं, यहाँ पे इंटरनेट की वेबसाइट, देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास ये आप देख सकते हो कि हमारे पास खाली 2 पैकेट्स आए हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये 2 पैकेट्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक फर्स्ट पैकेट में क्या जा रहा है, हमारे पास एक DNS की एंट्री यहाँ पे आ रही है। तो फर्स्ट पैकेट अगर मैं यहाँ पे ओपन करके चेक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या हो रहा है, DNS की एक क्वेरी बन के जा रही है। और इस क्वेरी में देखो आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है कि जो नेम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे वो ऐप सर्वर लिखा हुआ आ रहा है। तो वो कह रहा है कि इस कंप्यूटर का जो नाम है ऐप सर्वर है, तो ये अपना हमारे पास कॉर्पोरेट एक यहाँ पे एक इस कंप्यूटर पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मुझे IP एड्रेस यहाँ पे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे इसका काइंडली IP एड्रेस बताएं। तो ये इसने यहाँ पे रिक्वेस्ट की हुई है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें कि सोर्स IP क्या है, यहाँ पे .101 है। तो अगर हमसे कंपेयर करें तो ये .101 यही अली का कंप्यूटर है यहाँ पे, और जो डेस्टिनेशन IP यहाँ पे .251 है, यानी कि ये बेसिकली ये जो आपके ब्रांच के अंदर DNS सर्वर पड़ा हुआ है .251, ये उससे हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली वही फर्स्ट यहाँ पे वही बात हो रही है कि आप मुझे इसका IP एड्रेस यहाँ बताओ। अच्छा, अब इसके जवाब में देखते हैं कि रिप्लाई क्या आता है हमारे पास। तो उसके जवाब में हमारे पास ये रिप्लाई आया है यहाँ पे कि जवाब में खाली यहाँ पे एक क्या लिखा हुआ है कि उसने फ्लैग रेज कर दिया। फ्लैग में क्या कह रहा है वो कि स्टैंडर्ड क्वेरी रिस्पॉन्स सर्वर फेलियर। तो बेसिकली सर्वर फेलियर का रिस्पॉन्स आपके पास यहाँ पे आ रहा है। तो ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि ये क्या हुआ कि सर्वर फेलियर का रिस्पॉन्स यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्यों सर्वर क्यों फेल हो गया, क्यों सर्वर नहीं कर इसका एड्रेस फाइंड आउट कर पाया, इसके पास रिकॉर्ड में नहीं है या कोई और मसला है यहाँ पे। तो ये बड़ी स्ट्रेंज सी यहाँ पे बात है कि हमारे पास ये सर्वर फेलियर की यहाँ पे एरर आ रही है। जी, अब आप लोग बताओ कि अब यहाँ तक हम पहुँच गए, अब अगला स्टेप हमें क्या करना चाहिए कि अब कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जाके वायर स्टार्ट लगा के देख लिए। तो इस पे हमारे पास खाली 2 पैकेट्स यहाँ पे आए हैं कि एक आपने DNS की क्वेरी भेजी, एक DNS का रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स पे सर्वर फेलियर का यहाँ पे मैसेज आ रहा है। वो आपके पास एक्चुअली यहाँ पे IP एड्रेस नहीं आ रहा जो कि आपके पास आना चाहिए था, और उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अब आप बता सकते हो कि अगला स्टेप हमें क्या लेना चाहिए। सर हम सर हमें मास्टर DNS सर्वर से पूछ सकते हैं क्योंकि सेम नेटवर्क ही है। जी जी, इसका मतलब कि हम अब इस DNS सर्वर के ऊपर जाएं और यहाँ जाके ये काम करें दोबारा से वायर स्टार्ट रन करके कि यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि आप DNS सर्वर वाली साइट पे जाओ, आपके ऑफिस में पड़ा होगा ये बिल्कुल, तो यहाँ जाओ, उसके ऊपर वायर स्टार्ट रन करो, फिर देखो कि जब अली वेबसाइट ओपन करता है तो इस सर्वर के ऊपर कौन से पैकेट इन आउट यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है यहाँ पे काम करने का। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट चेंज कर रहे हैं कि अब हम जाके DNS सर्वर जो कि रिमोट ऑफिस में पड़ा हुआ है उसके ऊपर जाके पैकेट्स ट्रेस करेंगे, और हमारे पास एक नई यहाँ पे फाइल बन जाएगी ट्रेस फाइल।
और ट्रेस करने से पहले हमने काम वही करना है कि अली ने अपने कंप्यूटर के ऊपर जाके वही वेबसाइट ओपन करनी है, ऐप सर्वर वाली जाके। तो उसने अपने जैसे अपने ब्राउज़र पे वहाँ पे ओपन की ऐप सर्वर, साथ ही हमने यहाँ पे पैकेट्स को ट्रेस करना है कि यहाँ पे होता क्या डीएनएस सर्वर के ऊपर, कौन से पैकेट्स इन आउट हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे दूसरी फाइल ओपन करते हैं यहाँ पे, जो कि बेसिकली रिमोट ऑफिस डीएनएस की फाइल है यहाँ पे। जी, अब हम रिमोट ऑफिस के डीएनएस सर्वर पे पहुंच गए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके पास देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट पैकेट में क्या आ रहा है, डीएनएस की क्वेरी रिसीव हो रही है उसको .101 वाले आईपी एड्रेस से, बिल्कुल वही जो कि अली ने यहाँ पे सेंड किया, तो वो हमारे पास क्वेरी प्रॉपर्ली यहाँ पे आ रही है। और अगर हम चेक करें यहाँ पे तो उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है कि ऐप सर्वर का मुझे आईपी एड्रेस बताओ। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेरी प्रॉपर्ली यहाँ तक पहुँच रही है और इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पे अभी तक नहीं है। फिर रिस्पॉन्स पे वही जा रही है, रिस्पॉन्स यहाँ से बाहर की रिस्पॉन्स में क्या कह रहा है कि सर्वर फेलियर। तो उसका मतलब कि ये वही है कि हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिली। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि डीएनएस इसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा कि इस जो है आपने कंप्यूटर का नाम भेजा है हमें, तो इसका आईपी एड्रेस क्या बनता है। तो इस डीएनएस सर्वर के पास या तो एंट्री नहीं है या डीएनएस सर्वर के पास कुछ और मसला है यहाँ पे। लेकिन अगर डीएनएस सर्वर के पास अगर एंट्री ना हो तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली किसी नेक्स्ट डीएनएस सर्वर से पूछते हैं जो हायरार्की में ऊपर होता है, फिर वहाँ से फाइंड आउट करते हैं। या आपको कोई ऐसा फ्लैग देते हैं यहाँ पे कि मुझे अवेलेबल ही नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स के नॉट फाइंड के एक्सेप्ट फाइंड ही नहीं कर सका इसमें यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वर का फेलियर सकते हैं, तो कोई और प्रॉब्लम यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे अपेरेंटली, जो कि अभी हमें क्लियर नहीं होना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक इत्तेफाक की बात अगर आप नोट करें, यहाँ पे थर्ड पैकेट भी है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे तीसरा पैकेट भी है जो कि पहले हमें अली के कंप्यूटर पे नजर नहीं आया। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेरी रिसीव होगी, क्वेरी का रिस्पॉन्स बाहर गया होगा, लेकिन थर्ड पैकेट जो है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि थर्ड पैकेट भी है यहाँ पे। तो ये पैकेट कौन सा पैकेट है और ये यहाँ पे क्या कह रहा है और उसमें क्या हमें चीज़ मिल रही है, उसको हम यहाँ से देखते हैं। सर ये मास्टर सर्वर से पूछ रहा है ना? जी जी, अपेरेंटली यही लग रहा है कि मास्टर सर्वर से कोई बात करना चाह रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब हुआ कि ये आपके पास यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे डंप आ गया इसका। और यहाँ पे अगर हम ये लास्ट वाले को अगर हम ओपन करें, ये लास्ट वाले पैकेट को यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है कि ये टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए सिंक का फ्लैग सेंड कर रहा है बेसिकली। पोर्ट नंबर 53 है यहाँ पे, यानी कि डीएनएस का ही यहाँ पे पोर्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीएनएस को यूज़ करते हुए वो एक कंप्यूटर 250 वाले आईपी से बात करना चाह रहे हैं। अब 250 कहाँ पे, अगर हम गौर करें 250 ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे समराइज कर लिया सारे को कि अली के कंप्यूटर के ऊपर ये 2 पैकेट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे इस डीएनएस सर्वर के ऊपर 3 पैकेट्स नज़र आ रहे हैं। फिर हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि हेड क्वार्टर में भी वायर स्टार्क ऑन करवाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या रिसीव हो रहा है। तो जब हमने इस डीएनएस सर्वर के ऊपर रन करवाया तो यहाँ हमें कुछ रिसीव नहीं हुआ, और जब हमने इस एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर रन करवाया तो यहाँ भी हमें कुछ रिसीव नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आपके जो हेड क्वार्टर के ऊपर कोई पैकेट रिसीव नहीं हो रहा। तभी हमें कुछ समझ आ रही है कि जब हमें थर्ड पैकेट यहाँ पे 251 से ये पैकेट गया यहाँ पे होता हुआ, ये गया आपका 250 के पास, तो हमें कोई रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पैकेट रिसीव ही नहीं हो रहा है साइड पे। तो यहाँ पे हमें कुछ रिसीव नहीं हो रहा है, इसलिए आपने सिंक का फ्लैग तो गया है यहाँ पे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आ रही, ना कोई रीसेट करे, क्लोज करे कनेक्शन को, तो किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो अब हमारे पास खाली इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो खाली ये हमने यहाँ पे समराइज कर लिया हुआ है, तो ये हमारे पास चीज़ पड़ी हुई है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब हमें इसके ऊपर गौर करना है कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, क्या चीज़ डिफरेंटली हो रही है। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करके सोचो कि यहाँ पे कहाँ पे फॉल्ट हो सकते हैं यहाँ पे। जी, एनी आइडियाज? इनके सर नेटवर्क के राउटर कनेक्शन। जी, एक फर्स्ट आके राउटर में हो सकते हैं, कौन से राउटर पे, हेडक्वार्टर के राउटर पे कि ब्रांच के राउटर? सर दोनों में देखेंगे। जी, तो एक तो सही कह दिया जो हमने कि हमने ब्रांच का राउटर है वो तो सर चल रहा है ना, क्योंकि ये आपस में तो कनेक्ट कर रहे हैं, स्लेव डीएनएस सर्वर और वर्क स्टेशन। सर ठीक सर ठीक जो ठीक, जी जी।
DNS सर्वर है उस पे वो एंट्री अवेलेबल नहीं है या क्या मसला है? वो मास्टर अच्छा से क्यों, मतलब वो हमें इस गिवन डेटा से पता लग सकता है कि नहीं? अच्छा हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे इस डीएनएस सर्वर के ऊपर कोई टेबल वगैरह पड़ा भी हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो क्या इसके पास कोई रिकॉर्ड भी है डीएनएस वाला इस स्लेव सर्वर के ऊपर, या इसके पास कुछ भी नहीं है, ये क्यों मास्टर सर्वर को कांटेक्ट कर रहा है। तो एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अगर आपको याद होगा कि डीएनएस का पूरा नेटवर्क बनता है यहाँ पे, डिफरेंट हायरार्की में डिफरेंट होते हैं और नेटवर्क में ये पड़े होते हैं यहाँ पे। तो होता है कि एक हम आपके ऑफिस पे एक डीएनएस सर्वर होता है। तो अगर ऑफिस के सर्वर के अंदर कोई एंट्री नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हायरार्की में आपसे ऊपर वाले सर्वर से पूछते हैं। तो आप देख सकते हो एक्जैक्टली यहाँ पे यही काम कर रहा है कि ऊपर वाले सर्वर से यहाँ पूछना चाह रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है लग रहा है कि इसके पास कोई टेबल था यहाँ पे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली क्या पता वो एक्सपायर हो गया हो। तो क्या पता इसका यहाँ पे टेबल एक्सपायर हो गया हो, अब इसके पास यहाँ पे कोई एंट्री नहीं रही किसी भी कंप्यूटर की यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे डेटा पहले अपडेट करना है, उसके बाद में ये लोकल कंप्यूटर्स को यहाँ पे डेटा सप्लाई कर सकते हैं। तो अपेरेंटली यहाँ पे हमें ये हिंट मिल रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे ब्रांच का जो डीएनएस सर्वर है इसका सारा डेटा टेबल एक्सपायर हो गया है। तब इसने क्या करना है, अब इसने जाके ये मास्टर डीएनएस सर्वर से जाके सारा टेबल यहाँ से पिक करना है कि हमारे कॉर्पोरेट जो भी कंप्यूटर्स यहाँ पड़े हुए हैं किसका क्या क्या नाम रखा हुआ है और उनका क्या क्या यहाँ पे आईपी एड्रेसेस आपने असाइन किए हुए हैं। तो देख के लग रहा है कि इसलिए उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है कि आप मुझे यहाँ पे सेंड करें डेटा यहाँ पे। तो ये एक वजह समझ आती है देखने में कि हो सकता है इसका यहाँ पर टेबल एक्सपायर हो गया हो, इसलिए वो रिफ्रेश करना चाह रहा है अपने से हायरार्की से एक ऊपर वाले डीएनएस सर्वर से। तो यहाँ से इसलिए वो अपनी मास्टर वाले डीएनएस सर्वर को कॉन्टैक्ट कर रहा है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांग रहा है। इसके जी लिए तो सर ये प्रोटोकॉल टीसीपी के लिए यूज हुआ। हाँ, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। एक पॉल एग्जैक्टली यहाँ पे बात है कि वाई टीसीपी। तो ये बहुत अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कि इसके लिए टीसीपी क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप चेक करो पहले तो जहाँ भी हमने डीएनएस की यहाँ पे एंट्रीज देखी हैं तो देखो बेसिकली यूटीपी के ऊपर हम डीएनएस को चला रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ भी यूटीपी है, पोर्ट नंबर 53 है, लेकिन है यूटीपी इससे ऊपर। उसके बाद अगर आप देखते हो रिप्लाई भी आपको यूटीपी के ऊपर ही आता है, पोर्ट नंबर 53 से यहाँ पे। फिर अगर हम डीएनएस सर्वर के ऊपर जाके देखें तो वहाँ भी हमारे पास क्या है, तो वहाँ भी डीएनएस भी आपके पास यूडीपी के ऊपर ही रन कर रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो थर्ड पैकेट यहाँ पे आ रहा है तो इसमें बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पे डीएनएस कर रहा है रन, लेकिन बेसिकली टीसीपी प्रोटोकॉल है यहाँ पे। तो इसलिए इसने यहाँ पे देखो वायरस आर्क ने यहाँ पे डीएनएस नहीं लिखा हुआ, टीसीपी लिखा हुआ है। लेकिन काम ये डीएनएस वाला ही कर रहा है, इनके पोर्ट नंबर 53 है यहाँ पे, तो काम वही वाला करना चाह रहा है। लेकिन आपको पता होगा टीसीपी के लिए हम डायरेक्टली नहीं चीज़ सेंड कर सकते, पहले हमें हैंड शेकिंग करनी पड़ती है। क्योंकि डीएनएस जो था यूडीपी पे काम कर रहा था, ये आप डायरेक्टली पैकेट सेंड कर सकते हो, उसमें हैंड शेकिंग की ज़रूरत नहीं होती यूडीपी को। लेकिन टीसीपी को तो आपने थ्री हैंड शेक करना होता है आपने, तब आप अगली बात करते हो। तो यहाँ ये फर्स्ट स्टेप कर रहा है हैंड शेकिंग का, तो उसके पास कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो यहीं पे आके स्ट्रक है। तो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टीसीपी में स्विच क्यों कर गया यूडीपी से, तो टीसीपी पे क्यों आ गया, यूडीपी पे क्यों नहीं रहता है यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अगर आपको याद होगा टीसीपी हम की खास बात क्या होती है, यानी यूडीपी हम क्यों नहीं यूज़ करते नॉर्मली। कोई स्किप नहीं होता उसमें टीसीपी में, जी, कुछ स्किप रीट्रांसमिशन। नहीं होता और हम कहते हैं कि रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र होता है इसके केस में। कि अगर कुछ स्किप होगा तो आपके पास उसकी कॉपी आएगी आएगी, कंफर्म आपके पास डेटा रिसीव हो गई होगा, चाहे देर से हो लेकिन होगा रिसीव आपके पास। तो रिलायबिलिटी जो होती है हम उसको इंश्योर करने के लिए हम कहते हैं कि टीसीपी को मूव करो। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे टीसीपी यूज़ करना चाह रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली कोई रिलायबिलिटी वाला काम है ऐसा, जो कि इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आ गई कि आप टीसीपी पे मूव कर जाओ, यूडीपी पे मूव ना करो, यूज़ ना करो यहाँ पे। तो ये एक वजह यहाँ पे लग रही है। अच्छा, तो पहले हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पे आगे लेके चलते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या डीएनएस टीसीपी यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो अगर हम जाके थोड़ा सर्च करें कि अगर डीएनएस जो है यूडीपी यूज़ करता है टीसीपी यूज़ करता है, तो तब आपको पता चलेगा कि डीएनएस नॉर्मली यूडीपी ही यूज़ करता है, सारी क्वेरीज यूडीपी पे ही जाती हैं। लेकिन एक कंडीशन लिखी हुई है छोटी सी। वो कंडीशन क्या है, छोटी सी एक चीज़ है यहाँ पे कि प्रोवाइडेड इज द साइज ऑफ क्वेरी जो है आपकी डजंट एक्सीड अ 512 बाइट की लिमिट। तो अगर आप इस लिमिट के अंदर रहते हैं तो यूडीपी ही जाएगा, हमें यूज़ होगा हमेशा। लेकिन अगर आप इस लिमिट को क्रॉस कर लो
फिर यूटीपी इसके लिए हम रेकमेंड नहीं करते हैं कि बहुत ज़्यादा डेटा आप सेट मंगवाना चाह रहे हो, तो इसलिए फिर आप रिलायबल के ऊपर मूव कर जाओ, टीसीपी यूज़ करो यहाँ पे। तो ये यहाँ पे है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, यूटीपी के अंदर जो 5.2 बाइट से कम का डेटा होगा तो खाली एक पैकेट में आराम से आ जाएगा, तो सिंगल पैकेट में डेटा सारा आ सकता है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अगर आपकी लिमिट एक्सीड हो रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका एक पैकेट से गुजारा नहीं चलेगा, बल्कि आपको मोर देन 1 पैकेट यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे रिस्पॉन्स के लिए। तो इसके लिए हम कहते हैं कि फिर अब आप यूटीपी ना यूज़ करो बल्कि टीसीपी में मूव कर जाओ। उनके मल्टीपल पैकेट्स आएंगे तो हमें नहीं पता उनका ऑर्डर कैसा आएगा, हो सकता है आखिरी वाला पैकेट पहले मिल जाए, पहले वाला बाद में मिले आपको, तो फिर आप टीसीपी ही प्रोटोकॉल यूज़ करो, आप यूटीपी ना करो। तो इसका मतलब कि डीएनएस कब स्विच करेगा टीसीपी के ऊपर, व्हेन इट हैज़ टू अपडेट मैनी रिकॉर्ड्स। तो उसने जब ढेर सारे रिकॉर्ड्स अपडेट करने हो आपने, स्पेशली फ्रॉम ए रूट सर्वर जो कि हायरार्की में आता हो, तो ढेर सारे जब उसने टेबल अपडेट करना है अपना, तो हमें पता है कि यहाँ पे 5.2 बाइट की लिमिट यहाँ पे एक्सीड होनी होती है। तो नॉर्मली जब हम नॉर्मल क्लाइंट से बात करते हैं डीएनएस के ऊपर, तो वो तो यूटीपी ही होगा, क्योंकि कभी आपकी लिमिट एक्सीड नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी रूट सर्वर से बात कर रहे हो यहाँ पे, तो फिर तो आपको पूरी टेबल की कॉपी चाहिए यहाँ पे, तो वो तो 5.2 बाइट की लिमिट से एक्सीड होगी। तो अगर आपने पूरा टेबल यहाँ मंगवाया है यहाँ पे, तो ये तो अच्छा खासा किलो बाइट्स में जा सकता है इसका साइज यहाँ पे। तो इस कहते हैं कि अब आपको टीसीपी यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, तो अब बाय डिफ़ॉल्ट आप यूटीपी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आ गया। तो इसका मतलब है कि जब हमने डीएनएस सर्वर्स ने आपस में बात करनी होगी, डीएनएस सर्वर टू डीएनएस सर्वर, जब ये आपस में बात करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली तब हमारे पास यहाँ पे टीसीपी हम देखेंगे यहाँ पे। लेकिन जब डीएनएस सर्वर ने किसी क्लाइंट से बात करनी होगी, तो फिर आपको 99% यहाँ पे कंफर्म है कि आपके पास यूटीपी ही होगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत रेयर है कि 5.2 बाइट की लिमिट यहाँ पे एक्सीड हो। तो ये यहाँ पे सिनेरियो यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये जो टेबल जो अपडेट करने वाली चीज़ होती है, इसके लिए हम खास वर्ड यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं जोन ट्रांसफर्स। यानी कि टेबल अपडेट करने के लिए फैंसी सा नाम रखा हुआ है जोन ट्रांसफ़र करना। बेसिकली हम टेबल को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन कहते ये कि जोन ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे, तो ये खाली नाम है और कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो चले, हमें यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, टीसीपी यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ढेर सारा डेटा एक्सचेंज होना यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसने टीसीपी प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ किया। तो इसलिए हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि टीसीपी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया जी। अब आगे हम क्या करना चाहिए, हमें अब आगे हम क्या चीज़ यहाँ पे चेक करें, किस क्वेश्चन को यहाँ पे रेज करें यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सर अब मास्टर डीएनएस पे जाना चाहिए उसके जी, लिए। मास्टर डीएनएस पे जाके हमें देखा यहाँ पे कोई पैकेट रिसीव नहीं हुआ, यहाँ पर टोटली कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा हमारे पास। सर अब राउटर्स को चेक करना चाहिए। जी, अब हमें राउटर्स को चेक करना चाहिए, ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पे राउटर्स पे जाके, राउटर्स के आपको पता है कि राउटर के ऊपर हम वायरस आर्क रन नहीं कर सकते, ये राउटर जो है वहाँ पे इसके ऊपर कोई विंडोज़ या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रन कर रहा होता, क्योंकि राउटर जो होता है वो खाली इसके पास 3 लेयर्स होती हैं। फिजिकल लेयर होगी यहाँ पे, डेटा लिंक होगी, और फिर उसके ऊपर नेटवर्क लेयर होगी यहाँ पे। इससे ऊपर की लेयर्स इसके ऊपर नहीं होती, 3 लेयर्स होती हैं। तो इसका मतलब कि एप्लीकेशन लेयर्स के ऊपर नहीं है, तो हम विंडोज़ वगैरह कुछ रन नहीं कर सकते, ना इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर है, कुछ भी नहीं है। तो हम अब क्या करें इन राउटर्स के साथ जाके, वायरस आर्क तो हम दोनों पे रन नहीं कर सकते, तो वो जो सर हमने ये चारों स्विचेस ही है ना, राउटर्स है। जी। अच्छा, अब देखा जाए ना इसको हम राउटर क्यों कह रहे हैं, तो इसकी एक वजह है यहाँ पे। इसकी वजह यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने एक अपना यहाँ पे एक इंटरनेट यहाँ बनाया हुआ है, ठीक हो गया, यानी एक इनका अपना इंटरनेट है और यहाँ भी अपना इनका इंटरनेट है। लेकिन जब इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए इनको चाहिए था कि एक अपनी वायर बिछाते हैं यहाँ पे। तो एक ऑफिस अगर आपका कराची में, एक आपका इस्लामाबाद में, तो हमें तो अपनी एक वायर बिछानी चाहिए जिस तरह ATMs की होती है। तो जो आपके बैंक्स के ATM लगे होते हैं वो सिक्योर लाइन इनकी बिछती है यहाँ पे। लेकिन इन्होंने क्या किया यहाँ पे, पैसे बचाने के लिए इन्होंने क्या किया यहाँ पे, इन्होंने कहा क्यों ना हम यहाँ पे ये बजाय अपनी वायर बिछाएं, क्यों ना हम यहाँ पे नॉर्मल इंटरनेट को यूज़ कर लें इस कम्युनिकेशन को करने के लिए यहाँ पे। तो नॉर्मल यहाँ पे हम बेसिकली नॉर्मल इंटरनेट ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए वो इंटरनेट के प्रोटोकॉल को अपने सबनेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे राउटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक वजह है हमारे पास राउटर यूज़ करने की। तो अगर देखें तो इसलिए इसको हम स्विच नहीं कह रहे, क्योंकि ये जो वायर है, ये वायर बहुत कॉस्टली पड़ेगी आपको। तो पैसे बचाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको इंटरनेट से जोड़ दिया और यहाँ भी हमने इसको इंटरनेट से जोड़ दिया।
तो हमारे क्या हुआ, वायर के पैसे यहाँ पे बच गए। ठीक है, ऐसे तो ये नई टेक्निक यूज़ की हुई है यहाँ पे, तो ये चीज़ पहले चलती रही है, इसमें कोई मसला नहीं आता, तो हम इंटरनेट के ऊपर हम ये काम कर सकते हैं। तो आगे जाके इत्तेफाक से इसकी स्कीम भी सेम है, इसकी सबनेट की और इसकी स्कीम भी इन्होंने सेम रखी हुई है आसानी के लिए अपनी। हालांकि डिफरेंट कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन अपनी आसानी के लिए उन्होंने सेम स्कीम रखी हुई है यहाँ पे। तो ये इनका यहाँ पे डिज़ाइन है। तो अब आप बताओ कि राउटर्स के साथ हम क्या करें। राउटर लग रहा है कि मेजर मसला हो सकता है यहाँ पे, लेकिन इसके ऊपर हम क्या चीज़ करें। इसके ऊपर वायर शॉर्ट हम रन नहीं कर सकते, इसके पैकेट्स को हम देख नहीं सकते। सर इनके आईपी वगैरह चेक कर सकते हैं हम? जी, आप इनके इंटरफेस का आईपी एड्रेस देखना चाह रहे हो, ठीक है, इनके आईपी एड्रेस देख लिया हमने, तो आईपी एड्रेस इनको प्रॉपर असाइन हुए हुए हैं। उसके बाद हम क्या देखें। सर मैक एड्रेस की बात इसमें हमने क्यों नहीं की? जी, मैक एड्रेस तो इसका फिजिकली फिक्स्ड होता है ना, तो बाय मैन्युफैक्चरर आपको इसके हर वो पोर्ट का डिफरेंट मैक एड्रेस होगा। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे अगर 8 पोर्ट्स हैं, तो हर पोर्ट का एक डिफरेंट मैक एड्रेस होगा, तो 8 मैक एड्रेसेस होंगे यहाँ पे। तो वो तो बाय मैन्युफैक्चरर असाइन हुए हैं, ठीक है, उनमें कोई मसला नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो मज़ीद हम क्या चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे हमने कहीं पे भी ARP प्रोटोकॉल यूज़ नहीं किया, कहीं पे भी ARP प्रोटोकॉल यूज़ नहीं हो रहा। तो क्या बता सकते हैं क्यों ARP प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा किसी भी वायरस ARP के डंप में यहाँ पे। सर ये एक तरह का एक ही सबनेट है ना, तो शायद भी असल में जी ARP इसलिए यूज़ नहीं हो रहा कि ARP का आपके पास याद होगा लोकल कैश भी टेबल भी बनता है इसके अंदर। तो DNS सर्वर तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस जो होगा सर्वर होगा हर नेटवर्क के ऊपर, कि DNS सर्वर से तो आप बार बार बात करते ही रहोगे यहाँ पे। तो उसका तो आईपी एड्रेस से आपने मैक एड्रेस कब से फाइंड करके रखा होगा अपने पास, तो इसलिए यहाँ पे आप यहाँ यूज़ नहीं हो रहा, ये तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज है यहाँ पे, पूरा नेटवर्क के ऊपर ये चल रहा है। तो बार बार आप हर दफ़ा तो आप कॉल नहीं करोगे, एक दफ़ा आपने करके रख लिया और टेबल पे, तो आपके पास वो एंट्री यहाँ पे पड़ी होगी, तो फ़ौरन से एक्सपायर तो नहीं होती। तो इसलिए हम बार बार यहाँ पे आर्प को यूज़ नहीं कर रहे। तो वो ये एक मज़ा है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है उस ARP प्रोटोकॉल के ना होने का, क्योंकि आपके पास DNS से कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो आ रहा है। यहाँ पे रिस्पॉन्स में लिखा हुआ है कि सर्वर फेलियर है। अगर रिस्पॉन्स ही ना आ रहा होता, फिर हम आर्ट को देखते हैं कि इसका मैक एड्रेस कहाँ से मिल रहा है, तो वो चीज़ चलो यहाँ पे ठीक है। अच्छा, राउटर्स के बारे में सोचो कि बात आप ठीक जगह पहुँच गए, राउटर में ही मसला होगा, लेकिन राउटर्स पे जाके फिर हमें देखना क्या चाहिए कि राउटर की हम किस किस्म की कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली करते हैं, क्या चीज़ हम यहाँ बनाते हैं जाके। सर इसकी सोर्स होती है डेस्टिनेशन। जी, अगर याद होगा राउटर के टेबल्स होते हैं कि अपने भी यहाँ पे जो कि ओपन फ्लो एक स्टैंडर्ड होता है जो कि हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पे फर्स्ट जाके ब्रांच के राउटर को जाके चेक कर लें, क्योंकि ब्रांच के राउटर हम क्यों देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर वाली साइट पे अभी तक कोई पैकेट रिसीव नहीं हुआ। तो मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि यहाँ से शायद फॉरवर्ड ही नहीं हो रहे यहाँ पे पैकेट्स ना, तो अगले राउटर की तरफ कोई जा ही नहीं रही चीज़। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि हम पहले जाके ब्रांच के राउटर पे जाके देखते हैं कि इसका जो राउटिंग टेबल बना हुआ है यहाँ पे, जो फॉरवर्डिंग टेबल बना हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उसको जाके हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि राउटिंग टेबल पे क्या लिखा हुआ है। तो हम ब्रांच के राउटर पे यहाँ पे गए, तो उसका राउटिंग टेबल हमें ऐसा मिल रहा है यहाँ पे। तो अब आप देख के बता सकते हो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। तो ये ड्रॉप कर रहा है। जी, ड्रॉप कर रहा है, और किस चीज़ को ड्रॉप कर रहा है ये। DNS सर वाले को। जी, मास्टर DNS एग्जैक्टली DNS को कह रहे हो, जब भी हम TCP यूज़ करेंगे तब ड्रॉप कर रहा है, और जब हम UDP यूज़ करेंगे फिर ड्रॉप नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आई हमें कि आपके पास कहीं किसी ने तरह से मिसकॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो गई है। तो जिसने भी योर टेबल यहाँ बनाया है उसने अज्यूम किया था कि UDP के ऊपर रन करता है हमेशा DNS, TCP को भी मूव ही नहीं करता, कभी जाता ही नहीं है। तो इसलिए उसने यहाँ पे TCP ब्लॉक किया हुआ है। जब TCP ब्लॉक किया हुआ तो यहाँ से रिक्वेस्ट इसकी यहाँ पे, ये वाला पैकेट सही यहाँ है। से कभी आगे गया ही नहीं, तो ये पैकेट इसका यहीं पे जाके ड्रॉप हो गया, ये TCP वाला, तो वो आगे ही नहीं गया। जब वो आगे ही नहीं गया तो उसके पास कभी रिप्लाई ही नहीं आएगा और ना उसको टेबल की कॉपी मिलेगी। जब तक कॉपी नहीं मिलेगी तो हमेशा सर्वर एरर आपके पास आता रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई टेबल ही नहीं है सर, उसका टेबल यहाँ पे एम्प्टी पड़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारे पास आती रही है, क्योंकि किसी ने गलती से हार्डवेयर अपडेट करते हुए यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि खाली UDP के ऊपर चलता है। तो यहाँ भी हमें स्टैटिक लिखना चाहिए था यहाँ पर भी,
और हमें बल्कि ये लाइन डिलीट कर देनी चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें यहाँ पे कोई कुछ दोनों लाइन्स यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोनों लाइन्स उठा के हम यहाँ पे ब्लॉक पे डिलीट कर देंगे इसको, क्योंकि एक के अंदर हम सोर्स आई पोर्ट को ब्लॉक करें DNS वाले को, और एक में आप डेस्टिनेशन वाले पोर्ट को ब्लॉक कर रहे हैं। तो हमें दोनों यहाँ से पास करने हैं कि एक दफ़ा आपके पास रिप्लाई आएगा, एक दफ़ा एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि दोनों आपको चाहिए यहाँ पर। तो ये लाइन हमें डिलीट करनी पड़ेगी, और जैसे ही हम यहाँ पे डिलीट करेंगे साथ ही नेटवर्क यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे कोई मज़ीद प्रॉब्लम नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास कई दफ़ा यहाँ पे राउटर्स की भी एंट्रीज ख़राब होती हैं, जिससे आपके पास चीज़ें यहाँ पे ब्लॉक हो रही होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करो कि अगर हम IST के नेटवर्क के ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ढेर सारे पोर्ट्स ब्लॉक हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पे IST के नेटवर्क के ऊपर, तो यहाँ तो मेजॉरिटी पोर्ट्स यहाँ पे ब्लॉक हुए हैं। तो अक्सर मेरा इंटरनेट वगैरह के सारे पोर्ट्स यहाँ पे ब्लॉक हुए हैं, तो अक्सर आपको चीज़ें यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो इस तरह की यहाँ पे एंट्रीज़ की होती हैं वाईफाई के राउटर के ऊपर, तो आप हर तरह की एप्लीकेशन यहाँ पे रन नहीं कर सकते। कई दफ़ा हम टॉरेंट्स रन नहीं कर सकते, तो टॉरेंट्स के अंदर पोर्ट्स यहाँ पे ब्लॉक किए होंगे, तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ ब्लॉक हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे राउटर पे जाके देखना पड़ता है यहाँ पे। जी, ये क्लियर है सबको यहाँ तक? यस जी सर। अच्छा, अब एक आप लोगों से एक क्वेश्चन है यहाँ पे, छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सपोज करो कि आपके घर में PDCell का नेटवर्क लगा हुआ है। सपोज करो कि आपके पास PDCell का ब्रॉडबैंड लगा हुआ है यहाँ पे विद वाईफाई, तो ये आपके घर पे लगा हुआ है। अच्छा, अब आपको प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जो भी आपके गेस्ट आते हैं यहाँ पे, वो सब के सब आपको चाहते हैं कि आप हमें एक्सेस दो इस नेटवर्क के यहाँ पे। तो दे वांट एक्सेस PDCell की नेटवर्क की, और जब वो एक्सेस ले लेते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, उनका एक ही काम होता है, वो काम होता है इनका कि वो बैठ के यहाँ पे WhatsApp की कॉल्स करते हैं। तो उसके बाद वो WhatsApp की कॉल्स कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके नेटवर्क के ऊपर सब चीज़ें सही प्रॉपर्ली रन करें, लेकिन सिर्फ WhatsApp की कॉल्स ब्लॉक हो जाएं। तो हम चाहते हैं कि WhatsApp की कॉल्स ब्लॉक करें यहाँ पे, बाकी कुछ ब्लॉक ना हो, बाकी हर चीज़ चलती रहे। इवन WhatsApp पे टेक्स्ट मैसेजेस भी आते हैं ना, लेकिन कॉल्स इसकी ब्लॉक हो जाए यहाँ पे। तो कुछ बता सकते हो आप लोग हमें कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे इसको ब्लॉक करें यहाँ पे इस केस में? सर व्हाट्सएप कॉल्स के लिए तो UDP ब्लॉक करना पड़ेगा, लेकिन फिर हमें UDP की जो चीज़ यूज़ कर रही है उसकी यानी क्वेरीज जो बनेगी, वो उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि उनको कैसे हम देख सकते हैं। जी चलिए ठीक है, फर्स्ट हिंट आ गया कि हमें UDP ब्लॉक करना पड़ेगा, लेकिन सब के लिए हम ब्लॉक नहीं करना चाहते। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर हम राउटर पे सर जाके ये है व्हाट्सएप कि सर्वर है तो उसकी IP एड्रेस को ब्लॉक कर देंगे। जी, किसके कौन सा IP को ब्लॉक करें? वो तो आपके पास डायनेमिक IP एड्रेस असाइन हो रहा होता है ना, अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो आपको हर दफ़ा डिफरेंट एक IP एड्रेस असाइन हो रहा होगा यहाँ पे। तो सर अब लेकिन हम व्हाट्सएप का तो एक ही सर्वर है ना, तो उस सर्वर का मतलब उस सर्वर के साथ कम्युनिकेट ही ना हो। जी उस ठीक सर्वर है। से यूज़ कर रहा है तो राउटर पे जाके वही ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, अगर मैं WhatsApp के सर्वर को ही ब्लॉक कर दूं तो उससे क्या होगा? उससे तो हम फिर टेक्स्ट मैसेज भी रिसीव नहीं कर सकते। जी सर, हमने सिर्फ कॉल्स करनी है ना ब्लॉक। जी जी सर सर उसमें ड्रॉप करेंगे UDP वाली चीज़ को। जी, अगर UDP ड्रॉप करेंगे तो बाकी ऐप्स भी आपकी ब्लॉक हो जाएंगे ना जो UDP यूज़ कर रही हैं यहाँ पे। जैसे आपका DNS सर्वर भी काम नहीं करेगा, फिर DNS भी आपका UDP पे चल रहा होता है बेसिकली यहाँ पे। सर तो लेकिन पोर्ट भी तो हमने सेलेक्ट करनी है ना, यानी वो जो राउटिंग टेबल था उसमें पोर्ट भी थी और डेस्टिनेशन और जो सोर्स IPs भी थे, तो उनको हम नैरो डाउन करेंगे ना कि हमें व्हाट्सएप कॉल्स के लिए एग्जैक्टली सही जगह पहुँच गए। तो अगर हम WhatsApp को जाके चेक करें तो बेसिकली दो तरह की पोर्ट्स वो यूज़ कर रहा होता है। एक उसकी होती है पोर्ट 5349 होती है इसकी पोर्ट, एक पोर्ट होती है इसकी 3478। जो 5349 है वो TCP पे रन करती है और जो 3478 है वो UDP पे रन करती है। तो उसका मतलब है कि अगर हम इस पोर्ट को ब्लॉक करेंगे तो बेसिकली आपके जो सारे मैसेजेस जो होते हैं वो आपकी जो फाइल ट्रांसफर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन अगर सेकंड में देखो, अगर हम ब्लॉक करेंगे यहाँ पे तो फिर क्या होगा, आपकी वीडियो कॉल्स और आपकी ऑडियो कॉल्स वो बेसिकली यहाँ पे ब्लॉक हो रही हैं। खासतौर पे वीडियो कॉल्स आपकी ब्लॉक कर देगा।
तो क्योंकि वो तो होती है यूटीपी के ऊपर, वीडियो कॉल्स तो चल ही नहीं सकती टीसीपी के ऊपर। तो अगर अपने वीडियो कॉल्स ब्लॉक करनी तो हमने खाली इस पोर्ट को ब्लॉक कर देना है यहाँ पे 3478 को यूटीपी के ऊपर। तो बहुत कन्वीनियंटली यहाँ पे हम आप व्हाट्सएप की कॉल्स को ब्लॉक कर दोगे, लेकिन टेक्स्ट मैसेजेस आपके चलते रहेंगे जो कि टीसीपी पे सारी कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रही होती है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि जी ये तो हमारे नेटवर्क का मसला है, तो इससे आपकी बैंडविड्थ काफ़ी बच जाया करेगी यहाँ पे, जो कि लोग व्हाट्सएप की कॉल्स करते हैं वीडियो की आके, तो ये एक अच्छा तरीका यहाँ पे हो सकता है। तो हमें सिंपल क्या करना है, पीटीसी के राउटर पे जाके, जिस तरह हमें लास्ट टाइम दफ़ा देखा हुआ है कि हमें जाके उसकी राउटर की सेटिंग्स पे जाके उसके टेबल को यहाँ पे एडिट करना है, इसमें लॉग इन करके। तो हमने खाली ये 2-3 एंट्रीज करनी है कि यहाँ पे जाके इसको ब्लॉक कर दें, तो उसको ब्लॉकिंग लिस्ट में आपने खाली डाल देना है। तो उससे बेसिकली बिहाइंड द सीन आपके पास इसी तरह की एक एंट्री बन रही होगी यहाँ पे। वो क्या हो जाएगी एंट्री, यहाँ पे यूटीपी आ जाएगा लिखा हुआ, और यहाँ पे आपके पास पोर्ट नंबर 3478 आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे स्टेरिक वो आखिर में ड्रॉप यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे वो आपके पास खाली वीडियो कॉल्स वाली फंक्शनैलिटी यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। तो इस तरह से हम डिफरेंट यहाँ पे स्पेसिफिक ऐप्स को यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह किसी ने अगर स्काइप को ब्लॉक करना हो तो उसकी भी खास पोर्ट नंबर होती है, तो उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से किसी ने अगर वीडियो गेमिंग को ब्लॉक करना हो तो आप गेम्स के यहाँ पे पोर्ट्स को यहाँ पे ब्लॉक कर दो, तो खाली वो ऐप ब्लॉक होगी आपकी, तो बाकी चीज़ें आपकी यहाँ पे चलती रहेंगी। तो जो भी बैंडविड्थ, जी सर हमें ये पोर्ट्स का कैसे पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक टीसीपी के लिए या ये पोर्ट वो व्हाट्सएप के फिर यूडीपी के लिए? इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप खाली गूगल पे जाके सर्च करें तो उनके व्हाट्सएप की पोर्ट्स क्या हैं, तो लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट की, मैं आपको फ़ौरन से बता देंगे कि व्हाट्सएप खाली 2 पोर्ट्स यूज़ करते हैं, तो वो ये 2 पोर्ट्स हैं। तो इसके आसान तरीका तो है आप खाली एक वायरस वार्क रन कर लो, अगर अपने मोबाइल के ऊपर मोबाइल वर्जन अगर इसका ढूंढ के रन कर लो तो वो तो आपको फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये आपके व्हाट्सएप ये 2 पोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो लोगों ने इसी तरह इसको फाइंड आउट कर लिया हुआ यहाँ पे पहले का, तो वो पोर्ट्स आपको खाली गूगल से मिल जाएंगे। यहाँ पे ये 2 पोर्ट्स अभी तक यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, एक आपके पास 5349 है, एक 3478 है। तो जब भी ये व्हाट्सएप चेंज करेगा इन पोर्ट्स को, तो लोग नई पोर्ट्स आपको बहुत ये नेट के ऊपर चीज़ें आ जाएंगी, तो ये चीज़ें छुपती नहीं हैं क्योंकि आप छुपा ही नहीं सकते इन पोर्ट्स को। जी क्लियर है सबको यहाँ तक आज का टॉपिक? यस सर। अच्छा, अब एक यहाँ पे एक आखिरी एक ये प्रॉब्लम है यहाँ पे सपोज करो कि आपके पास एक नेटवर्क में 4 राउटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और 4 राउटर्स जो है यहाँ पे डिफरेंट किस्म के नेटवर्क को यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक हो गया यहाँ पे। तो बेसिकली इनका क्या होता है, वही जो हम टेबल्स देख रहे हैं अभी उसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे कोई क्राइटेरिया मैच करना है, फिर आखिर में एक्शन लेना होता है। एक्शन जैसे हमारे पास या तो आप ड्रॉप कर दो उसको, ड्रॉप नहीं करना तो फॉरवर्ड कर दो किसी खास लाइन के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फॉरवर्ड टू लाइन 1, तो फिर आगे लाइन 1 को फॉरवर्ड कर देगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ड्रॉप, तो खाली ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ें लिखूँगा, यहाँ पे कॉमर्स लगा लगा के मैच करवाना है यहाँ पे, वो आगे बता मैं एक्शन मैंने क्या लेना है जो भाई मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये एक फंक्शनलिटी अपडेट करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ कि जो भी पैकेट्स आ रहे हों आपके S1 के ऊपर, इस वाली साइड से, इस नेटवर्क सबनेट से जो भी पैकेट्स आपके पास आ रहे हों और इनकी डेस्टिनेशन जो हो इन पैकेट्स की, वो आपके पास ये वाला सबनेट का अगर हो जो कि S4 के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, तो फिर हमें क्या एंट्रीज करनी चाहिए S1 वाले राउटर के ऊपर और S4 वाले राउटर के ऊपर। तो हम चाह रहे हैं कि ये सबनेट नंबर X है, यहाँ पे एक सबनेट नंबर Y है। अगर X वाला ने Y से बात करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या एंट्रीज करें इन दोनों के टेबल्स के ऊपर? जी, कोई गेस कर सकता है किस तरह से हम एंट्रीज को यहाँ पे करेंगे? सर हम सोर्स में इसका सोर्स आईपी डाल देंगे और डेस्टिनेशन में ये S4 का डाल देंगे। पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट कोई भी हो। जी अब मैं आईपी में कैसे लिखूँ? मैंने लिखना है 128.119, उसके बाद तो उसने खाली यहाँ पे सबनेट मास्क बताया हुआ है इसका कि आगे जो 8 बाइट्स हैं ये बेसिकली ये होस्ट के लिए हमने रिजर्व की हुई हैं। सॉरी 16 बिट्स हैं वो होस्ट के लिए हमने रिजर्व की हुई है यहाँ पे। तो मैं आगे कैसे लिखूँ इसका आईपी एड्रेस? यहाँ तक मैंने लिख लिया 128.119, आगे तो कुछ भी हो सकता है। 00 सर तो वो नेटवर्क होगा ना .0.0। जी .0.0 तो आईपी .0.0 तो आईपी आपको वैलिड है ही नहीं ना, कि आखिर में 0 नहीं आ सकता कभी भी।
सर 0.1 इसका आसान तरीका होता है कि आप डॉट स्टैटिक लिख लो यहाँ पे, यानी कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे भी लिख लो डॉट ठीक है स्टैटिक। सही। तो इस तरह से हम ये फर्स्ट एंट्री यहाँ पे करेंगे। फिर डेस्टिनेशन की बात करें तो यहाँ भी हम ऐसे ही लिखेंगे इसको कि 128.122.static जी। अब सोर्स पोर्ट की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? स्टैटिक स्टैटिक ही अगर यहाँ पर भी, दोनों। और डेस्टिनेशन पोर्ट पे भी स्टैटिक लिखोगे आप, और आईपी प्रोटोकॉल की जगह मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? यहाँ पे भी मेरा स्टैटिक ही होगा क्योंकि कोई भी जी, प्रोटोकॉल हो सकता है। यहाँ भी स्टैटिक आएगा, यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो गया। और लास्ट में आपके पास आ गया कि आपने क्या एक्शन लेना है इसके ऊपर, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? फॉरवर्ड टू 4। जी एग्जैक्टली ठीक हो गया, फॉरवर्ड टू 4 लिखेंगे हम, तो ये आपका इधर से पैकेट्स यहाँ मूव करते हुए आपके कोरस्पॉन्डिंग राउटर के ऊपर आ जाया करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इनको आपस में कनेक्ट कर दिया कि यहाँ से जब रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ पहुँच जाएगी। अच्छा, अब हमें कोई इसी तरह एक एंट्री करनी होगी राउटर 2 के ऊपर भी, कि जब भी आपके पास यहाँ पे आपके पास सोर्स आईपी जब आपके पास इस फॉर्मेट का होगा हमारे पास यहाँ पे, तो हमने क्या करना होगा, अब हमने इस राउटर ने यहाँ पे फॉरवर्ड टू 1 करना है यहाँ पे, तो एक और एंट्री हम इसी तरह से यहाँ पे करेंगे, उसमें क्या होगा, फॉरवर्ड टू 1 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब इसके अलावा भी हमें कोई एंट्री करनी चाहिए, 2 एंट्रीज काफ़ी हैं इस काम के लिए? सर जो हम शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं वो नहीं देखेंगे? शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है ना कि S1 डायरेक्टली S4 के पास जाए। लॉन्ग पाथ क्या होगा, लॉन्ग पाथ तो आपके पास ये वाला होता है कि अगर S1 उठा के अगर S3 के पास भेज रहा हो, फिर यहाँ से होके S4 के पास जाए, तो लॉन्ग पाथ होगा यहाँ पे। तो हमें पता है शॉर्टेस्ट पाथ क्या है कि आप डायरेक्टली S4 के पास भेज दो, क्योंकि S4 के पास से जाना ही जाना है, तो अगर डायरेक्ट लिंक है तो डायरेक्टली आप कहीं पे भेज दो। तो इसलिए हमने खुद से यहाँ पे ये लिख दिया हुआ है इसको। बाकी सारे पाथ आपके लॉन्गर बनेंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ से होके फॉर एग्जाम्पल यहाँ से होके जाते हैं तब भी लॉन्ग पड़ेगा आपको, तो बाकी सारे पाथ्स आपके लंबे पड़ेंगे। शॉर्टेस्ट क्या है कि डायरेक्ट S1 से S4 में भेज दो, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है। सर ये स्टेरिक का मतलब कुछ भी हो सकता है? जी जी, स्ट्राइक का मतलब है कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। तो अब बताइए टेबल्स कंप्लीट है या मुझे कोई चीज़ मिस कर दी यहाँ पे अभी, या कोई और एंट्रीज करनी चाहिए, काफ़ी है यहाँ? सर इस तरह तो हमें बहुत सारे बनाने पड़ेंगे क्योंकि कई कितने भी हो सकते हैं, पाथ्स हो सकते हैं, और उनकी जितनी उनकी इनपुट आउटपुट यानी पोर्ट्स हैं राउटर्स की, उन सबको देखना पड़ेगा, तो ये हम मैनुअली तो नहीं कर सकते। अच्छा नहीं, जो बाकी जो पाथ है ना उनको हम इग्नोर पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो सा मर्जी पाथ हो, हर पाथ के अंदर दो राउटर आएंगे ही आएंगे। वो कौन से 2 राउटर हैं, S1 और S4। तो जो सा मर्जी आप पाथ आइडेंटिफाई कर लो, यहाँ पे हर पाथ के अंदर S1 तो S4 तो आ ही रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन से पाथ यहाँ बन सकते हैं कि S1 से डायरेक्टली S4, अगला पाथ क्या हो सकता है कि S1 से आप S2 में जाओ, फिर S2 से आप S3 पे जाओ, और फिर S3 से S4 में जाओ। सेकंड पाथ आ गया। थर्ड पाथ क्या हो सकता है आपके पास कि S1 से आप S3 में जाओ, और फिर S3 से S4 में जाओ। तो ये 3 पाथ्स पॉसिबल है हमारे पास यहाँ पे डायग्राम को देखते हुए। ठीक है, तो अब हर पाथ के अंदर S1 और S4 तो है ही हैं। ठीक है, तो जब S1 और S4 से आपने गुजरना ही गुजरना है हर केस में, कोई और तरीका ही नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है डायरेक्टली S1 से S4 से बात कर लो, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। लेकिन अगर ये लिंक, अगर ये केबल ब्रेक कर जाती है, फिर आपने किसी और पाथ में मूव करना होगा, वरना बाय डिफ़ॉल्ट सबसे अच्छा पाथ यही है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम राउटिंग को यहाँ पे इग्नोर करते हुए हम खुद से फिक्स कर रहे हैं कि नहीं, S1 S4 को डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ दो, तो ये लिंक ठीक है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो राउटिंग वाली चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, शॉर्टेस्ट पाथ हमने खुद से सोच के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हुआ। तो बाकी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिलहाल अगर हम खाली S1 और S4 को देखें, उन दो का फिलहाल अगर इग्नोर कर दें, तो फिर उनको देखते हुए क्या ये टेबल कंप्लीट है या बाकी हमें कुछ करना चाहिए अभी? नहीं सर, फिर तो कंप्लीट है ना ये। अच्छा, एक चीज़ आप भूल रहे हो यहाँ पे कि अभी जो हमने टेबल यहाँ बनाया है, वो हमने बनाया कि रिक्वेस्ट जो इनिशिएट कर रहे हो वो X कर रहे हैं, और Y जो है फिर Y रिसीव कर रहा है रिक्वेस्ट यहाँ पे। लेकिन जी अगर सर। Y से रिक्वेस्ट स्टार्ट हो रही हो, फिर तो ये टेबल वैलिड नहीं है। फिर सर ये उल्ट हो जाएगा ना, इसकी सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी और फॉरवर्ड जो होगा
वो S4 पे 2 पे होगा और S1 पे फिर वो 1 पे होगा, जी इतना जी फर्क आ एग्जैक्टली जाएगा। सही कह रहे हो। एक दफ़ा हमें 2 एंट्रीज और करनी पड़ेंगी इस सिनेरियो के लिए कि जो वाई से अगर हम रिक्वेस्ट इनिशिएट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर पाथ आपके के एरोस रिवर्स होके यूं बन जाएंगे, यहाँ से ऊपर जा रहा पाएंगे। तो एक हमें 2 एंट्रीज इस हिसाब से भी करनी पड़ेंगी यहाँ पे। बाकी चीज़ तरीका वही है यहाँ पे कि आपने वही काम जो पहले किया हुआ, लेकिन आपने इस केस के भी यहाँ पे 2 एंट्रीज करनी है। तो बस इस चीज़ को मत भूल जाना कि खाली वन वे डायरेक्शन तो नहीं होती यहाँ पे, बल्कि वहाँ से भी तो आप रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हो, पैकेट यहाँ से भी आप भेज सकते हो। तो आपने वही 2 एंट्रीज भी करनी है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें फिर यहाँ पे 4 एंट्रीज करनी पड़ेंगी अगर हमने ये S1 S2 को यहाँ पे कन्फिगर करना है यहाँ पे। तो वो एंट्रीज कन्फिगर तो हम देख लिया कैसे करनी है यहाँ पे। जी ये क्लियर हो गया सबको? जी सर। चलिए मैं केस स्टडी की चीज़ें अपलोड कर दूंगा तो उसको आप खुद भी देख लीजिएगा। तो इस तरह के हमें 3-4 केसेस इस तरह के हमने कर लिए वायरस चार्ट के ऊपर। तो ये एक बड़ा अच्छा एक इस तरह के क्वेश्चन का आपको अंदाज़ा हो गया कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। एग्जाम में आपको सपोज कोई प्रॉब्लम बता दिया होगा, नीचे आपके पास यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे एक समरी दी हुई थी आपको, जिस तरह ये स्लाइड थी यहाँ पे, तो आपके पास सारे दिखा दिए कि इस कंप्यूटर पे ये वायरस चार्ट में आ रहा है, इस कंप्यूटर के ऊपर ये आ रहा है, इस कंप्यूटर के ऊपर ये आ रहा है। तब आप सोचें कि ये प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तो ये एक सैम्पल क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में इस तरह का यहाँ पे आ सकता है, जिसकी हमने 3-4 केसेस में यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली है। तो बस आपने करना कि आपने जितने प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे, जो नेटवर्क लेयर के हैं, TCP के हैं, या फिर आपके पास एप्लीकेशन के हैं, तो सारों को यहाँ पे मिक्स करते हैं वायरस चार्ट के अंदर, सारे के सारे इकट्ठे एम्प्लॉय होते हैं। तो हर प्रोटोकॉल के बारे में बेसिक नॉलेज आपके पास होगी तो आप ये सारे केसेस आराम से सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। तो बस आपने ये चीज़ें आपने बस ध्यान रखना है इस केसेस को यहाँ पे अटेम्प्ट करने के लिए। बाकी यहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, सारा केस तो आप लोगों ने खुद सॉल्व किया यहाँ पे आज। तो मैं तो मिनिमम कंट्रीब्यूट किया, आप लोगों ने खुद ही बताया कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, उसके ऊपर राउटर को चेक करें। तो इसी तरह आपने एग्जाम में भी खुद से सोचना है लॉजिकली और खुद से बताना है कि हम क्या करें उसके बाद। तो पूरा एक आप प्लान यहाँ पे इसके आंसर में लिख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से आप ये केस स्टडीज़ यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो एग्जाम के। सर केस स्टडीज़ के अलावा एग्ज़ाम में और तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतना कुछ हमने पढ़ा है इसमें। यानी केस स्टडीज़ में तो थोड़ा सा यूज़ होता है ना, और प्रॉब्लम सॉल्व भी करनी होती है, लेकिन कोर्स तो हमने काफ़ी सारा कवर किया, तो अगर हम वो दोबारा से देखने बैठ गए तो वो टाइम लगेगा। जी स्टडीज असल से में करके हाँ, गुजारा हो जाएगा। हाँ लेकिन हो सकता है केस स्टडी डिफिकल्ट आ जाए, तो ये ना हो कि आपको पीछे बैकग्राउंड नॉलेज भूल गया हो, तो फिर आपको कि वो मुझे याद नहीं आ रहा कि TCP का जो कनेक्शन क्लोज करते हैं वो किस तरह से करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे है या नहीं है। तो वो अगर आपको TCP का कनेक्शन क्लोज करने प्रोटोकॉल याद होगा तो आप फिर यहाँ पे सॉल्व करोगे ना। तो ये थोड़ा सा है यहाँ पे कि हर चीज़ स्किप नहीं कर सकते फिर इसके लिए। ठीक है सर, सही है। सर केस स्टडी के अलावा बस और कुछ होगा या सिर्फ यही है? अच्छा एक तो केस स्टडी, और जिस तरह के आपके क्विज में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसी की तरह के क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। जिस तरह क्विज में तो आपके पास MCQs में आ रहे हैं ना ये, तो वहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन इसी तरह के हों लेकिन आपको नीचे आंसर ना बताएं, बल्कि आपसे आंसर पूछा हो कि आप बताएं कि ये क्वेश्चन है तो रिप्लाई क्या आंसर इसका क्या होना चाहिए। तो जिस तरह के आपने 5 क्विज देख लिए हैं तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो क्विज वाला फॉर्मेट देख लो, केस स्टडीज वाला फॉर्मेट देख लो। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज यही है एग्जाम के लिए यहाँ पे। सर वो सही है कोडिंग सर। स्लाइड तो आप अपलोड कर देंगे? अच्छा कोडिंग का अभी कंफर्म नहीं है, वो मुझे लग रहा है सर कोड ना हो एग्जाम में मोस्ट प्रॉब्ली। तो सर सही है, कोड रहने दें, क्योंकि कोडिंग हम यकीन करें इतनी अच्छी तरह नहीं कर सकते जिस तरह ये केस स्टडीज वगैरह कर सकते हैं। तो अगर अगर कोड हुआ भी ना तो आपको कोडिंग करनी नहीं होगी, कोड को आपने खाली देख के कोई आंसर करना होगा मैक्सिमम, इतना हो सकता है कि आप कोई कोड दे देंगे बना बनाया, बस आपसे पूछा होगा यहाँ पे हो क्या रहा है। तो कोडिंग आपने खुद नहीं सही है करनी सर। होगी, कोई बता दो कि प्रोग्राम करता क्या है या प्रोग्राम में कोई एरर है तो बता दो, बस इस तरह का आ सकता है आपके पास। टोटली फुल फ्लैश प्रोग्राम लिखने का नहीं आएगा मोस्ट प्रॉब्ली। सर मैं वो कोड इंजेक्शन का कह रहा था कि उस तरह का कुछ आ सकता है। नहीं कोड इंजेक्शन का नहीं आएगा, उस तरह का नहीं, उस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास। ओके सर।
चलें, होपफुली सबको क्लियर है। जी सर। चलें ठीक है, सही है, फिर हम साइन ऑफ करते हैं। और एग्जाम से पहले हो सकता है कि लास्ट वीक में आप मुझे रिमाइंड करवाइएगा ताकि कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम उससे एक हफ्ता पहले कुछ कर लें, ताकि जो आपको चीज़ें भूल गई तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे एक वीक पहले एग्जाम से। ठीक है जी सर। सर ज़रूर। अच्छा, अच्छा वो हो तो मोस्ट जाएगा प्रॉब्ली ऑन कैंपस कर लेंगे, हाँ मतलब वो तो ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है, वो तो कैंपस में आके सर, कर लेकिन लेंगे। हम तो नहीं आ सकेंगे ना। नहीं, आप लोगों को लैब्स के लिए बुला रहे हैं ना आपको ऑन कैंपस। वो बाद में है, वो बाद में है, एग्जाम्स के बाद हमारी लैब्स होंगी। अच्छा ठीक 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 ठीक, चलिए सही, एग्जाम से एक हफ्ता पहले हम थोड़ा रिविजन कर लेंगे उसकी, एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके। ठीक है सर, सही। चलें ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।